हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं मैथ में। और दोस्तों ये आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा चैनल नया है और इसको आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। तो आइए दोस्तों, आज जो है हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ के उससे रिलेटेड हैं। तो आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और शुरुआत से एकदम बेसिक से देखेंगे। दोस्तों नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि नंबर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है अरिथमेटिक में। और ये हर परीक्षा में, चाहे आपके यूपीएसआई हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट की कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी SSC से संबंधित, सब में इसके क्वेश्चन आते हैं। और नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले ये मैथ का एकदम बेसिक चीज़ है। और सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम लोग जानेंगे नंबर है क्या, नंबर होती क्या है। जैसे एक होता है नंबर में, आप देखिए धन पूर्णांक। अगर आपसे कोई पूछे धन पूर्णांक कौन सी संख्या है तो आप क्या बताएंगे? धन पूर्णांक दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जो धन पूर्णांक, मतलब उसका अर्थ ही धन पूर्णांक, मतलब वो पूर्णांक संख्या हो, वो धन हो, मतलब पॉजिटिव में हो। धन मतलब पॉजिटिव में। तो आप धन पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो +1 से लेके +1 से लेके +2 +3 +4 ये इनफाइनाइट तक होती है। ये संख्या होती है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्याएं 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो धन पूर्णांक होती हैं। और एक दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो +1 से लेके इन्फिनिटी तक होती हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 से अनंत तक संख्याएं जो होती हैं धन पूर्णांक होती हैं। और ऋण पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं -1 से लेके -2 -3 -4 अनंत से लेके -1 तक। जैसे अनंत से लेके ये आया -100 -99 -98 करते करते -1 तक, ये संख्याएं होती है ऋण पूर्णांक। अब दोस्तों हम दो चीज़ जाने, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। एक होती है पूर्णांक। पूर्णांक में इन दोनों का योग होता है। एक तो हो गया धन पूर्णांक, ये हो गया आपका ऋण पूर्णांक, और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, समस्त धन पूर्णांक एवं ऋण पूर्णांकों का जो मिश्रण होता है, धन पूर्णांक एवं ऋण पूर्णांक मिला के जो बनता है वो होता है पूर्णांक। पूर्णांक में आप ये जानिए कि अनंत से लेके -1 तक, उसके बाद से +1 से लेके अनंत तक, ये चीज़ें हैं आपकी पूर्णांक। पूर्णांक का सेंस मतलब है कि अनंत से लेके -1 तक, उसके बाद +1 से लेके अनंत तक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग धन पूर्णांक जान गए, ऋण पूर्णांक जान गए, पूर्णांक जान गए। अब आइए पूर्ण संख्या जानते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं दोस्तों जीरो सहित होती हैं। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करते थे, धन पूर्णांक की बात करते थे, तो धन पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक होता था। और उसके बाद से ऋण पूर्णांक जो है अनंत से लेके -1 तक, ये ऋण पूर्णांक हो गया। और पूर्णांक धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को मिश्रित करके एक कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका पूर्णांक। दूसरा एक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब दोस्तों पूर्णांक में तो आपका +1 से स्टार्ट होता था, पूर्ण संख्या में ये आपका 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो हम लोग दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे धन पूर्णांक क्या है तो आप लोग बताएंगे +1 से लेके अनंत तक। ऋण पूर्णांक अनंत से लेके -1 तक। पूर्णांक संख्याएं ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांकों का योग जो है पूर्णांक संख्या हो गई। पूर्ण संख्या कौन सी है? अगर आपसे कोई पूछे पूर्ण संख्या तो 0 सहित
जीरो से लेके अनंत तक को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब आप लोग आ जाइए, तो दोस्तों ये आप जान गए धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जीरो सहित होती है। पूर्णांक जो होता है अनंत से लेके -1 तक, फिर 1 से लेके अनंत तक जो होंगे वो आपके पूर्णांक हो जाएंगे। पूर्णांक में धन पूर्णांक होते हैं और ऋण पूर्णांक होते हैं। तो धन पूर्णांक 1 से अनंत तक, ऋण पूर्णांक -1 से मतलब अनंत से -1 तक। अब आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं नंबर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है, बेसिक चीज़ है, इसी से ही काफ़ी क्वेश्चंस आपके इससे बहुत आसानी से सरल हो जाते हैं। लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, वही सब चीज़ें आगे जो है हमको अरिथमेटिक में, एसएससी में, रेलवे में और आपके यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में और तमाम स्टेट के एग्ज़ाम में ये पूछते हैं दोस्तों। ये सब अगर छोटी छोटी से ही अगर छोटी छोटी बातें क्लियर रहेंगी तो दोस्तों क्वेश्चन निकालने में आपको बहुत तकलीफ नहीं होगा, बहुत इजी वे में आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बट छोटी चीज़ें आपको हमेशा आनी चाहिए, क्योंकि छोटी चीज़ें ही बेस होती हैं और उसी से ही हर एक चीज़ बनती है। तो दोस्तों हम लोग बड़ी चीज़ें याद करने के चक्कर में, जानने के चक्कर में छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन बिना छोटी चीज़ों के आप कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम आपको नंबर सिस्टम में ही आपको आइए बताते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं विषम संख्याएं। दोस्तों ये हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे एकदम बेसिक से बताएंगे। जिन बच्चों को मैथ नहीं आता, जिन बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है, वो भी हमारे साथ अगर बनेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनका मैथ एकदम हम बेहतरीन कर देंगे, अच्छा कर देंगे। बस दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जैसे जैसे हम बताएं उसको सिर्फ आप फॉलो करते रहिए। और आइए तो हम आपको आज पढ़ाते हैं सम संख्या। दोस्तों सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सम संख्या मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। अनंत तक चले जाइए, 16, 18, मतलब सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो सम संख्या का फैक्टर समझ गए। सम मतलब ये होता है प्राइम नंबर। सम मतलब प्राइम नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। 2 से देखिए 4 विभाजित होगा, विभाजित मतलब भाग इसमें चला जाए, 2 दूनी 4। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या जैसे 6 भी देखिए 2 से आपका विभाजित हो जाएगा 6, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6। 8 भी आप देखेंगे तो 2 से विभाजित होगा, 14 भी हो जाएगा, 98 भी हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 9 18। वे संख्याएं सम संख्याएं वो संख्या कहलाती हैं जो आपका 2 से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित हो रही है कोई भी हम आपको दे दिए, जैसे हम कहें 112 सम संख्या या विषम संख्या, आप इसको तुरंत 2 से चेक कीजिए। अगर डिवाइड हो रहा है 2 5 10, जो छक्का 12। अगर 2 से विभाजित हो रही है, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों आप सम संख्या के बारे में जान गए। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जाने विषम संख्या कौन सी है। वे संख्याएं, विषम संख्याएं में दोस्तों लिखिए वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो, जो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो।
मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो वो संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे में 1 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13। ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं। 2 से में अगर इनमें आप 2 से भाग देंगे तो ये विभाजित हो जाएंगी? नहीं होंगी। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो वे विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वो संख्याएं सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो वो संख्याएं विषम संख्याएं। तो सम संख्या विषम संख्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जानना है जो 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो संख्या विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने सीखा धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या। अब दोस्तों आइए, एकदम इजी चीज़ है, अब हम लोग जानेंगे भाज्य अभाज्य संख्या। ये एकदम दोस्तों बहुत बेसिक चीज़ है। इसको अगर आप जानते रहेंगे तो धीरे धीरे काफ़ी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें, इसी चीज़ों से जुड़ के प्रश्न बनते हैं और लोग मिस्टेक कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी सोचते हैं चीज़ें हैं, हम इसको ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी ये सब चीज़ें हैं। आपको मैथ में आगे बढ़ने के लिए, कठिन से कठिन सवालों को सॉल्व करने के लिए इन बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों शब्द से ही इसके प्रतीत होता है भाज्य। कोई ऐसी संख्या जो विभाजित हो जाए, कोई ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या से विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त, जो स्वयं या एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। स्वयं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 5 है, मान लीजिए संख्या आपका 6 है। स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा, अगर एक से भाग देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका कहने मतलब भाज्य संख्या है वह संख्या है जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी विभाजित हो। स्वयं मतलब अपने या एक के अलावा, अपने या एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। तो 6 देखिए क्या है, 6 अपने से तो डिवाइड हो ही जा रहा है, 6 से, 1 से भी हो जा रहा है, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगा, 2 3 6, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी ये कटेगा, 3 से भी इसमें भाग जाएगा, 3 दूना 6। इसका मतलब वे भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने या एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाएं। अपने या एक के अलावा वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे आपसे कोई पूछेगा एक भाज्य संख्या है, तो नहीं, अपने या एक के अलावा किसी और से विभाजित होगा ही नहीं। 2 भाज्य संख्या है, अपने से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा, उसके अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 3 अपने एक के अलावा ये किसी से कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं, ये भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 देखिए अपने या एक के अलावा किससे कटेगा, 2 से कटेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूजन है दोस्तों, कभी कभी लोग 2 को भाज्य संख्या बोल देते हैं, लेकिन 2 कभी भाज्य संख्या है नहीं। अपने या एक के अलावा तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ये 4 से आपका डिवाइड हुआ, 4 जो है 2 से डिवाइड हुआ, तो मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर आपसे कोई कभी प्रश्न पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको दोस्तों सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है आपका 4 है दोस्तों। यही 4 जो है आपका 2 से डिवाइड होगा। 1 2 3 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 के बाद आपका 6 देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। तो भाज्य संख्याएं कौन संख्या होंगी? जो अपने या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से, मतलब अपना अब एक छोड़ दें, अगर वो दूसरी किसी भी संख्या से डिवाइड हो रही है, अगर वो भाजित हो रही है, तो वो संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। जैसे भाज्य संख्या 4 हो गया, आपका 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। ये सब संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं।
तो अपने 1 के अलावा देखिए किसी से भी कट जाएंगी। अपना ये क्या है 1 4 के अलावा 2 से कटेगा, ये 6 से भी कटेगा, 1 से कटेगा, इसके अलावा ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 देखिए 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 देखिए अपने या 1 के अलावा 1 या 9 के अलावा किससे कट रहा है 3 से कट रहा है। तो मतलब अपने या 1 के अलावा किसी और से कट जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या। भाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपसे दोस्तों कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं दोस्तों अगर आप कलेक्ट करेंगे तो बहुत समझ लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी कभी सीधे एसएससी के पेपर, हम तो जब एसएससी दिया करते थे तो उसमें सीधे पूछा था कि ये संख्या भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते थे। अब दोस्तों आइए भाज्य की जगह हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य मतलब जो भाजित हो जाए, अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो विभाजित ही ना, ऐसी संख्याएं जो विभाजित ही ना हो। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अपने या 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अपने या 1 के अलावा किसी से विभाजित ही ना हो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अपने या 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो। अपना 1 है, 1 स्वयं 1 है, किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। 2 देखिए अपने 1 के अलावा किसी से विभाजित हो रही नहीं हो रही है। 3 देखिए अपने 1 के अलावा किसी से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। 5 भी अपने 1 के अलावा किसी भी अपने 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो रही। तो अभाज्य संख्या मतलब वो उसमें भाग जाए ही ना, वो कटे ही ना किसी भी संख्या से। तो ऐसी संख्याएं जो अपने 1 के अलावा किसी से नहीं कटती वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्या जान गए आप, अभाज्य संख्या जान गए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये है आपका 2। एक को ऋण संख्या मानते हैं, अभाज्य संख्या ये भी है और ये भी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1, अपने या 1 के अलावा 1 स्वयं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में दोस्तों हम लोग मानते हैं 2 को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पे है 2। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो लोग 1 देते हैं आंसर, कभी कभी 2 देते हैं। तो ये है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 1 जो है अपने या 1 के अलावा स्वयं 1 तो है ये है प्लस 1 अपना भी है। इसका मतलब 1 को हम ऋण संख्या में लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब आइए दोस्तों इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं परिमेय संख्याएं कौन होती है। परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए। P/Q, P/Q का मतलब है अंश बटे हर, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो। लेकिन दोस्तों एक शर्त है कि हर यहाँ 0 ना हो। जैसे अंश बटे हर में जैसे 2/3 कोई है, 2 अंश हो गया, ये हर हो गया। इस सेंस में लिखी जाती है वो संख्या परिमेय संख्या है। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हों, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हों, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर न हो। क्योंकि अगर यहाँ पे Q 0 हो जाएगा, ये संख्या अगर 2 बटे हम 0 लिख देंगे तो इसका वैल्यू दोस्तों अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसीलिए ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हों और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर न हो, वो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। जैसे 2/3, 4/3, 5/3, 6/2, ये सब संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। देखिए यहाँ अंश हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश बटा हर जो है इसमें किसी में 0 नहीं है। ये संख्याएं 22/7, ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखी जाती है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर Q 0 हो गया,
Q 0 हो गया। तो दोस्तों ये समझिए कि इसका मान जो होता है ये अनंत हो जाएगा किसी भी संख्या में। किसी भी एक चीज़ हम आपको और आज नया यहाँ बता देते हैं, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे, 1/0 कहिए, चाहे 1,00,000/0 कहिए, चाहे अनंत/0 कहिए, उसका मान आ जाएगा अनंत। तो किसी भी संख्या से 0 से भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनिटी आ जाता है। इसीलिए जो है P/Q है तो Q डज नॉट इक्वल टू हम लोग 0 लिखते हैं। तो 2/0 ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं और Q 0 नहीं होता है। अगर हम आपको कहें ये संख्या परिमेय है और परिमेय 5/3 तो आप कहेंगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही हम कह दें कि 6 क्या है, तो 6 को आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी अंक लिखा हुआ है तो उसके बटे 1 स्वयं रहता है, क्योंकि अगर आप 1 से इसमें भाग देंगे तो इसका मान 6 ही होगा। तो ये P/Q के रूप में है, ये आपका हो गया P, ऊपर वाला P हो गया बटे नीचे वाला Q हो गया। और Q डज नॉट, Q यहाँ 0 के बराबर नहीं, Q तो यहाँ 1 है, 0 है नहीं। इसका मतलब अगर 6 सिर्फ दिया हुआ है तो ये भी परिमेय संख्या आपका है। अगर कोई संख्या पूर्णांक संख्या है, धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक है और उसके बटे कुछ नहीं है, तो ये समझिए कि उसके बटे 1 होता है। तो 6/1 है, तो ये P/Q के फॉर्मेट में हुआ। इसका मतलब कि वहाँ 0 भी नहीं है, इसका मतलब 6 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 6 ही आपका परिमेय संख्या हो गया। अब दोस्तों आइए हम लोग सीखते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में न लिखी जाती हैं वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती हो। जैसे अगर हम कहें कि आपका जो है √3, तो ये P/Q के रूप में लिखी जाएंगी, नहीं लिखी जाएंगी, क्योंकि √3 इसके नीचे क्या है ये चीज़ हम नहीं जानते, इसके बटे हम 1 नहीं कर सकते हैं। और तो ये संख्याएं जो है √3 हो गया, √2 हो गया, -√5 हो गया, -√6 हो गया। दोस्तों एक चीज़ आपको बताएं, ये पाई भी जो होता है, अगर पाई की वैल्यू 22/7 आप लिखते हैं तब तो ये परिमेय संख्या है। अगर सिर्फ आप पाई देते हैं तो समझ लीजिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई कौन सी संख्या है, आप इसको फिट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन पुटअप कर देता है कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताना है कि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 भी होता है, अगर ये 22/7 लिखा रहे तब तो आप जानिएगा 22/7 लिखा रहे तो ये परिमेय संख्या है, और पाई सिर्फ दे दे तो आप समझ लीजिएगा कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय है, आप इसको यही रट लेना है। सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं पाई परिमेय संख्या परिमेय, पाई अपरिमेय है, जबकि 22/7 परिमेय, क्योंकि ये P/Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों परिमेय संख्या भी जान गए, अपरिमेय संख्या भी जान गए। अब आइए दोस्तों एक चीज़ हम लोग अब जानेंगे, क्रमागत संख्याओं का
योग। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या का योग, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 डैश डैश डैश। मान लीजिए ये हम 9 कर दिए, ये 10 तक। अगर हम कहें इनका योग बताइए आप क्या होगा, इनका योग क्या होगा, तो इनका योग आप ऐसे एक जोड़ेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 2 30 36 4 40 45 और ये 10 55। आप बताएंगे ये। तो क्रमागत अगर कोई भी पूछे कि क्रमागत संख्याओं का योग निकालिए, अगर क्रमागत संख्या है वो 1 से शुरुआत है तब तो उसके 1 से शुरुआत है, अगर वो 1 से लेके 100 तक हो, 200 तक हो, 500 तक हो, अगर 1 से लेके 1 से स्टार्ट है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है सीधा n + 1/2। n कितना है, n यहाँ पदों की संख्या है, n बराबर पदों की संख्या। तो यहाँ n कितना है, देखिए 10 पद हैं, तो यहाँ 10 कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 और 10 + 1 ये 11/2, तो 5 11 × 5 = 55। कितना आंसर आ गया, 55। आप जोड़े थे अभी 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 2 3 से 36 4 40 45 और ये 10 55 जोड़े थे, इस फार्मूले से यहाँ 55 आ गया। लेकिन जब ये 1 से स्टार्ट होगा उसी पे ये लागू होता। जब 1 से स्टार्ट होगा, अगर ये संख्या मान लीजिए 10 से स्टार्ट हो गई, 10 11 12 13 14 15 16, ये देखिए 1 से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है तो 10 से 16 तक है, लेकिन 1 से नहीं स्टार्ट है तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। ऐसी संख्याओं में हम एक जो है जिसको कहते हैं कि एक ऐसा हम आपको फार्मूला बताते हैं जिससे वो क्रमागत 1 से स्टार्ट हो, चाहे 20 से स्टार्ट हो, चाहे क्रमागत संख्या हो, चाहे क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो। क्रमागत सम मतलब देखिए जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ये क्रमागत सम संख्या है। अब एक है क्रमागत विषम संख्या, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये क्रमागत विषम संख्या है। सम संख्या जो सम आपको बताए थे जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। ये देख लीजिए 2 से आपका विभाजित नहीं होगी। तो ऐसे के लिए आप एक चीज आपको ये करना होता है कि जैसे ये आपकी कोई संख्या दी है, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हो, देखिए क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना हुआ तो आप करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9, ये 10 तक आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसका योग कहें तो सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। कितने पद है इसमें, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिन लिए। अगर हम मान लीजिए यही लिख दें हम 14 से मान लीजिए स्टार्ट करें, 14 15 16 और यहाँ 66 ले जाएं, डैश 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 17 18 66 जाए, तो इसमें आप कैसे बताएंगे कितने पद है, तो आप गिनेंगे 14 1 2 3 ऐसे गिनेंगे, समय लग जाएगा। तो पद निकालने का एक फार्मूला होता है, इसमें कितने पद हैं इसका निकालने का एक फार्मूला होता है, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला, पदों की संख्या। बच्चों पदों की संख्या निकालने का फार्मूला ये है, देखिए इसमें जो अंतिम पद होता है, अंतिम पद ले लीजिए, कोई भी दिया है ऐसे जिसमें पदों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, आप यहाँ अंतिम पद रख लीजिए माइनस प्रथम पद कर दीजिए। प्रथम पद यहाँ आपका 14 है बटे सार्वांतर यहाँ होता है। सार्वांतर मतलब होता क्या है, पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं तब सीधे उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। पदों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है अंतिम पद माइनस बटे सार्वांतर, सार्वांतर प्लस 1, ये है पदों की संख्या निकालने का फार्मूला। यहाँ देख लीजिए अंतिम पद माइनस प्रथम पद
बटे सारवांतर प्लस 1। अब देखिए अगर इसमें हम कहें, इसमें पदों की संख्या ही तो आप सीधा दिख रहा है 1 2 3 4 10, इसमें 10 दिख रहा है ना। देखिए इसी पे हम अप्लाई करते हैं, इससे आता है, सही आता है कि नहीं इस फार्मूले से। देखिए यहाँ पे अंतिम पद कितना है दोस्तों, इसका अंतिम पद यहाँ 10 है, प्रथम पद कितना है 1 है, सारवांतर अब देखिए सारवांतर के बारे में आपको बताते हैं, सारवांतर होता क्या है। सारवांतर मतलब ये जो दो संख्याएं हैं क्रमागत, इसके बीच का अंतर कितना है और सब में सेम होना चाहिए, सब में सेम। सारवांतर मतलब समान अंतर होना चाहिए दोस्तों, समान अंतर होना चाहिए। जैसे 1 में यहाँ अंतर देखेंगे कितना है 1 का, 2 से 3 देखेंगे तो 1 का अंतर है, 3 से 4 1, सब में 1 अंतर आ रहा है, यही सारवांतर होता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो सारवांतर यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कहीं भी निकाल लेंगे, 3 से 4, 4 से 3 देखेंगे, 5 से 4, सब में 1 का आ रहा है, तो सारवांतर यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 1। तो 10 में से 1 गए यहाँ, 10 में से गए 9, 9 बटे 1 मतलब प्लस 1, 9 बटे 1 को आप 9 लिखेंगे, प्लस 1 को 1। तो पदों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों इस फार्मूले से, 10 आ गई। और 10 पद भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सारवांतर निकालना आ गया। सारवांतर दोस्तों इस वाले में निकालिए जो 14 से स्टार्ट है, 14 से स्टार्ट है, इसमें सारवांतर होगा अंतिम पद 66 माइनस प्रथम पद 14 बटे सारवांतर देखिए कितना है 14 15 16 17 18, एक अंतर आ रहा है एक, ये तो 66 में से 14 घटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 52 बचेगा, 52 बटे 1 प्लस 1 52, ये 53। तो इसमें पदों की संख्या यहाँ दोस्तों 53 हुई। पदों की संख्या यहाँ पे 53 हो गई। अब दोस्तों देखिए इनका जो हम बताए थे क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए पहले तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करना होगा। जब पदों की संख्या आप ज्ञात कर लिए तो उसके बाद से एक फार्मूला होता है क्रमागत संख्याओं का योग निकालने का। योग निकालने का फार्मूला ये होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 इंटू n अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 अब इंटू n मतलब पदों की संख्या जो आप अभी पद यहाँ से निकाले हुए थे। तो यहाँ देखिए अंतिम पद कितना है, इस वाले में 10 है, प्रथम पद 1 11 बटे 2, अब पदों की संख्या निकाले थे यहाँ 10, तो 2 बचे 10 और 11 गुणे 5 बराबर 55। आप निकाले थे इन पदों का योग 55 होगा, तो इस फार्मूले से आ गया अंतिम पद प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 अब इंटू जितना पदों की संख्या उससे गुणा कर दीजिए। अब इस वाले में अगर आप देखेंगे 14, तो इसमें अंतिम पद, इसमें आप पदों की संख्या कितना निकाले थे, इसमें पदों की संख्या आप कितना निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से इसमें पदों की संख्या 66 माइनस 14 बटे 1 प्लस 1, 66 में से 14 गए तो 52 प्लस 1 53। इसमें पदों की संख्या दोस्तों 53 निकाले हुए थे ना। अब देखिए इसी फार्मूले पर आप रख दीजिए अंतिम पद 53, तो इसमें अंतिम पद देखिए दोस्तों कितना है 66 है, अंतिम पद 66 है, प्रथम पद 14 है, 2 से डिवाइड कर देना है और पदों की संख्या से मल्टीप्लाई, पद था 53, तो 66 4 70 10 80 और 80 में से 2 भाग देंगे, 80 में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40 गुणे 53 कर दीजिए, 4 तियाँ 12 2 4 पचे 20 21 2 1 यहाँ 0 था, तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों 2120। कितना आ गया 2120। तो आप क्रमागत संख्याओं का योग, अब वो चाहे क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, चाहे क्रमागत संख्या हो। क्रमागत सम का मतलब देखिए जैसे 2 है 4 है 6 है,
अब एक चीज़ आपको और बता देते हैं, क्रमागत संख्या, ये देखिए क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्याएं क्या होती है? ये क्रमागत संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ये क्रम से संख्या आ रहे हैं, क्रम से। 1 के बाद 2 आता है आपको पता है, 2 के बाद 3 आता है ये आपको पता है, 3 के बाद 4 आता है ये आपको पता है, 4 के बाद 5 आता है आपको पता है, 5 के बाद 6 आता है। ये क्रम से संख्या आ रहे हैं, तो ये क्रमागत हो गई। अब इसी में अगर क्रमागत हम सम संख्या कह देंगे, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या अगर हम कह देंगे दोस्तों, तो ये देखिए क्रमागत सम मतलब जैसे आपका 2 हो, सम संख्या हो और क्रमागत। देखिए क्रमागत सम संख्या, सम संख्या आपको बताए से जो 2 से विभाजित हो जाए, तो क्रमागत सम संख्या, तो 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्रमागत सम संख्या 2, 4 और 6, ये क्रम से आ रहा है। देखिए इसमें क्रम है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 2 का अंतर, ये क्रम से है। 6 के बाद ये 8 है, सम संख्या है, क्रमागत सम। सम मतलब जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं, तो ये 2 से सब विभाजित होगा, 2 भी विभाजित होगा, 4 भी विभाजित होगा, 6 भी विभाजित होगा, 8 भी विभाजित होगा, और ये आपका 10। तो क्रमागत सम संख्या मतलब जो सम जो 2 से विभाजित हो, तो क्रमागत 2 से ये विभाजित होगा, ये, तो ये क्रमागत सम संख्या हो गई। आपको यही दे दे, अब क्रमागत विषम संख्या कह दे, तब क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं दोस्तों, क्रमागत विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसका मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, ये सब क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो आप क्रमागत संख्याओं का अगर योग निकालना हुआ, चाहे क्रमागत सम हो गया, चाहे क्रमागत विषम हो गया, चाहे सिर्फ क्रमागत संख्या हो गया, तो उसके लिए आपको एक ही फार्मूला है। तो सबसे पहले उसमें पदों की संख्या हम मित्रों ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, पदों की संख्या। और पदों की संख्या ज्ञात करने का एकदम आसान मेथड है, अंतिम पद जैसे यही है, इसमें हम क्या आपको पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद अब माइनस प्रथम पद कर दीजिए बटे सार्वंतर। सार्वंतर बताए थे ना, जो 2 संख्याओं के बीच का अंतर है, सार्वंतर 1 और प्लस यहाँ आपको 1 कर देना, 7 में से 6 1 गए, यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बटे 1 प्लस 1। अब कोई की भी किसी भी संख्या के बटे 1 है तो इसका मतलब वो सिर्फ 6 होगा, 6 1 7। तो पदों की संख्या यहाँ 7 हो गई। अब इनका योग निकालने का है, तो अंतिम पद और प्लस प्रथम पद कर दीजिए। अंतिम पद 7 है, प्लस प्रथम पद डिवाइडेड बाई 2 और मल इंटू 5 से जो पदों की संख्या था आपको गुणा करना था, 7 1 8 बटे 2, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा और 4 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये 28 हो जाएगा। तो ये निकालना आ गया। अब जैसे हम क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालें, जैसे ये प्रश्न है, इसका अगर हम योग, इसमें तो पदों की संख्या हमको सीधा सीधा दिख रहा है, 2 4 6 3 2 5 पद हैं, 5 पद हैं, तो इसका योग निकालना हुआ, तो इसको योग निकालने का फार्मूला क्या है? अंतिम पद माइनस अंतिम पद प्लस प्रथम पद, योग निकालना। अंतिम पद 10, प्रथम पद 2 बटे 2, और सब में गुणा कर देना था जितने पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना? 1 2 3 4 5, यहाँ तो आप गिन ले रहे हैं 5, तो 10 में से 10 प्लस 2 12 में से 2 गए 6, 6 में 5 का गुणा होगा तो 6 बचे 30, ये इसका आंसर आ जाएगा 30। जोड़ के आप देखिए 2 4 6 6 12 8 20 और ये 10 30। अगर जैसे हम आपका एक संख्या कह दिए कि ये निकालिए, क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्याओं का योग आप निकालिए, तो क्रमागत संख्याओं का योग जिसे हम दे दिए 44 दे दिए, 46 दे दिए, 48 दे दिए, 48 बात ये हम आपका दे दिए, 50 दे दिए, सब क्रमागत चलते चलते ये आ गए हम 66। कहीं इसका योग हमको बताइए। तो इसमें आप पहले तो पदों की संख्या हमको नहीं पता है भैया, पद 1 2 3 4 अब गिनेंगे, अब ये संख्या हम गिनेंगे तो दोस्तों बहुत समय लगेगा। अगर हम इसको गिनते हैं तो बहुत समय लगेगा, तो सीधे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। पदों की संख्या आपको हम बताए हुए हैं फार्मूला, पदों की संख्या का फार्मूला हम आपको बताए हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद। तो अंतिम पद कितना? अंतिम पद 44 माइनस प्रथम पद 44, सार्वांतर कितना है? 44 और 46 सब में अंतर 2 का आ रहा है, तो सार्वांतर 2 है प्लस
1 है, 66 में से 44 गए, 4 में से 6 में से 4 गए 2, 22/2 प्लस 1, 22 में 2 से डिवाइड करेंगे तो मित्रों ये आएगा 11, अब प्लस 1 कर देंगे तो ये आपका आ गया 12। पदों की संख्या कितनी निकल गई मित्रों? पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पे ये 12 निकल गई। पदों की संख्या जब ये 12 निकल गई तो उसका योग अंतिम पद कर दीजिए, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 इंटू 12, अंतिम 66 44, 66 4 70 और 110/2, 110 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मित्रों 55। ये 55 और 55 में 12 से मल्टीप्लाई करते 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, तो आंसर कितना आ गया? 660, 660 ही आ गया आंसर। तो आज दोस्तों देखिए हम क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्याओं का योग, आज हम लोग देखिए क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े सबसे पहले तो पूर्णांक पढ़े, धन पूर्णांक पढ़े, ऋण पूर्णांक पढ़े, फिर पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, उसके बाद से फिर हम पढ़े सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। उसके बाद से फिर हम लोग जाने क्रमागत संख्याओं का योग निकालना। अब वो क्रमागत संख्या चाहे क्रमागत सम संख्या हो और चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, तो उसमें आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करना होता है। पदों की संख्या एकदम इजी है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद कर दीजिए बटे सार्वांतर प्लस 1 कर दीजिए, पदों की संख्या निकल जाएगा। अब पदों का योग निकालने के लिए अंतिम पद प्लस प्रथम, वहाँ माइनस होता था, यहाँ प्लस प्रथम बटे 2 इंटू जितना पदों की संख्या उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए हम ये अपना आज इतना हम आप लोग को बताए हुए हैं और कल हम नया जो है इसी के आगे हम पढ़ाएंगे। और मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अभी नया है और जो है हम सेलेक्टेड हैं, हम UPPCL में सेलेक्टेड हैं। हम भी इलाहाबाद रहा करते थे, कभी तैयारी करते थे, तो इस समय हम UPPCL में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पद पे सेलेक्टेड हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हम इलाहाबाद पढ़ते थे, जो चीज़ें हमको समझने में कठिनाई हुई या नहीं हुई, हम चीज़ों को अपने अनुभव से समझे। हम इलाहाबाद में काफ़ी दिनों तक रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंस को मित्रों आपके साथ थोड़ा शेयर किया जाए। और अगर हमसे किसी को थोड़ा सा पढ़ाई में जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो हमको भी अच्छा लगेगा मित्रों की। और आपको भी हमारे साथ पढ़िए, एक एक चीज़ बेसिक से समझाएंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे। बस हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों चैनल हमारा नया है, इसको सब्सक्राइब और शेयर और लाइक प्लीज़ दोस्तों इसको कीजिएगा, इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम यहाँ तक पढ़ाए हैं, कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे। तो मित्रों ठीक है, जय हिंद, चलते हैं और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा।